हाँ भाई, गुड मॉर्निंग 11th क्लास। पोएम सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं अपन। तो आज की जो पोएम है वो है चाइल्डहुड। देखो, हो सकता है कि आपके सिलेबस में कटौती की गई हो, लेकिन कुल मिला के आपके 4-5 पोएम है, तो सबको देख लो, पढ़ लो एक बार। चाइल्डहुड यानी बचपन। किसने लिखा है ये? मार्कस नेटन ने। मार्कस नेटन ने मार्कस नेटन ने लिखा है साहब इसको। इसका फर्स्ट स्टेंजा है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। ये प्रश्न कर रहा है, मेरा बचपन कहाँ चले गया था। वाज इट द डे आई, वाज इट द डे आई, वाज इट द डे आई कीज्ड टू बी 11, कीज्ड टू बी 11, कीज्ड टू बी 11। Was it the time? Was it the time? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography, could not be found in geography। इसके बाद and therefore could not be, and therefore could not be was that the day, was that the day। ठीक है, ये आपके स्टेंजा है। अब देखिए इसमें हम क्या समझेंगे। इसमें सबसे पहले आप मीनिंग देख लीजिए। कीज्ड यानी समाप्त होना, समाप्त होना। कीज्ड यानी समाप्त होना। उसके बाद रियलाइज्ड यानी समझने या महसूस होना, समझ में आना या महसूस होना, समझ में आना या महसूस होना। ठीक है। दैट हेल एंड हेवन, ज्योग्राफी यानी भूगोल। अब देखो, व्हेन का मेरा जो वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा जीवन, मेरा जो बचपन है वो कहाँ चला गया। वाज इट द डे, क्या ये वो दिन था। आई कीज्ड, जो समाप्त होने को था। टू बी 11, जब मैं 11 वर्ष का हुआ। क्या ये वो समय था जब मुझे महसूस हुआ नर्क और स्वर्ग एक साथ। कुड नॉट बी द फाउंड इन ज्योग्राफी, ये चीज क्या हम भूगोल या पृथ्वी पर पा सकते थे क्या, और इसलिए शायद मैं वो दिन नहीं ढूंढ पाया। आई थिंक ये एक क्या कहते हैं, पैथेटिक पोयम होगी। पैथेटिक का मतलब होता है करुणामयी, करुणा से भरी हुई पोयम है। क्योंकि मेरा बचपन कब चला गया। अब देखो क्या कह रहा है, मेरा बचपन शुरू कब चला गया। क्या उस दिन चला गया था जब मैं 11 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका था।
और 12 वर्ष में प्रवेश कर रहा था। और क्या जब मुझे समझ में आने लगा कि नर्क स्वर्ग भूगोल को पुस्तकों में नहीं ढूंढे जा सकते, इसलिए वे हो ही नहीं सकते, कि उस दिन को मेरा बचपन चला गया। अब देखो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको हम ढंग से समझ लेते हैं कि कहना क्या जाता है। कवि अचानक महसूस करता है कि उसका बचपन समाप्त हो गया है। यह अनुभूति उसे इस बात का अनुमान लगाने को बाध्य कर देती है। दोबारा सुनो कि कवि अचानक ये महसूस करता है कि उसका बचपन समाप्त हो गया, और जब उसने ऐसा सोचा कि उसका बचपन समाप्त हो गया, तो फिर उसे इस बात का अनुमान लगाने में उसको मजबूरी महसूस हुई, यानी वो बाध्य ही हो गया, उसको लगाना ही पड़ा उसका अनुमान। कैसे? उसको अनुमान किस प्रकार से लगाना पड़ा? देखिए कि वह कौन सा सही समय था जब उसने बचपन को खो दिया। अब साइकोलॉजी में तो ये होता है कि 6 से 12 वर्ष के बीच का जो वकाल होता है वो बाल्यावस्था होता है। उसके बाद 13वें वर्ष से बच्चा जो है वो किशोर अवस्था में कदम रख लेता है। तो कम से कम बचपन 6-7 साल का माना जाता है, बाल्यावस्था। उसके बाद हम ये मानते हैं कि इसका 11वां वर्ष पूरा हो गया है, क्योंकि वो स्वयं से प्रश्न करता है। बचपन को उसने खो दिया, स्वयं से प्रश्न करता है कि यह वो दिन था जब उसने अपने जीवन का 11वां वर्ष पूरा किया था, 11वें वर्ष में प्रवेश किया था, अथवा उसने इसे तब खो दिया जब वह ये समझने लगा कि नरक और स्वर्ग वास्तविक स्थान नहीं है और वे मनुष्य की कल्पना की चीज़ें भी थीं। इसी कारण उसने समझा कि ये चीज़ें जो भूगोल की पुस्तकों में नहीं पाई जाती हैं, यह ध्यान रखना कि ज्योग्राफी मतलब धरती पर नहीं पाई जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कि कुड नॉट बी फाउंड, उसके पास कोई सब्जेक्ट था जो उसने पता ही नहीं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी का मतलब हेवन का मतलब स्थान से है, हेवन का मतलब, और हेल का मतलब किसी स्थान से है, कि स्थान विशेष से इसका मतलब है। और स्थान विशेष से होने का मतलब जो है वो कौन सा सब्जेक्ट इसके बारे में बताता है कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, वो ज्योग्राफी बताता है। तो जब उसको लगा कि स्वर्ग नर्क जो है, लेकिन उसको पाया ही नहीं ज्योग्राफी वाली किताब में, है ना, तो पुस्तकों में उसको नहीं मिला ये चीज़। कभी महसूस करता है कि बचपन जैसे ही समाप्त हो जाता है, वैसे ही भोलेपन का स्थान हम खो देते हैं। एक बच्चे की ईश्वर आदि में दृढ़ आस्था होती है, लेकिन वह जब जैसे जैसे बड़ा होता है उसको सही सही सब कुछ समझ में आने लगता है और वह विश्वास करना बंद कर देता है। कवि को आश्चर्य होता है कि वह कौन सा दिन हो सकता है जब उसने अपना बचपन खोया। अब आपको सीधी चीज़ बता दूं, बचपन का मतलब होता है भगवान में विश्वास या अविश्वास, दोनों ही चीज़ें हैं। लेकिन हमारा दिमाग इतना विकसित नहीं होता है कि हम तर्क के हिसाब से, आर्ग्यू के हिसाब से काम कर सकें। हमारा माइंड इतना डेवलप नहीं होता है। तो ये यूँ कहता है कि जैसे ही मैंने वास्तविकता समझ में आई, मेरा बचपन चला गया। तो इसका मतलब है इसकी मेंटलिटी के अकॉर्डिंग ये अपने बात कर रहा है। अब इसके क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो देखो। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? नेम द पोयम एंड द पोइट। नेम द पोयम एंड द पोइट। स्ट्रेंजर फर्स्ट या एग्जैक्ट फर्स्ट। नेम द पोयम एंड द पोइट। किस प्रकार से?
द पोयम नेम इज इन्वर्टेड कॉमा में चाइल्डहुड एंड द पोइट्स नेम इज, क्या बताया था, मार्कस, मार्कस चटनी या मार्कस नेटन, मार्कस नेटन, ये इसका उत्तर हो गया। सेकंड का आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डिड ही थिंक अबाउट हेवन एंड हेल इन हिज चाइल्डहुड, कि व्हाट डिड ही थिंक about heaven and hell, about heaven and hell in his childhood, in his childhood, बचपन में स्वर्ग नर्क के बारे में क्या समझता था? तो द पोइट थॉट अबाउट हेवन एंड हेल, द पोइट थॉट अबाउट हेवन एंड हेल that the poet thought about heaven and hell in his childhood, that about in his childhood that these places were considered the real places, PLACES, real places। तो पोइट जो है वो सोचता था अबाउट, यहाँ पर जो ही है ना ये पोइट के लिए आ रहा है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ही का प्रयोग आंसर में ना करें। ये तो कुछ भी लिख देगा क्वेश्चन में, ये कुछ भी कैसे भी दे सकता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपना आंसर को ना बिगाड़े, आपको प्रॉपर तरीके से ये ही यूज ना करें यहाँ पे शुरुआत में। जब आपको मालूम है कि ये पोइट के लिए है तो द पोइट थॉट अबाउट हेवन, अपन को प्रॉपर आंसर देना है। अबाउट हेवन एंड हेल्ड इन हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन में वह स्वर्ग नरक के बारे में सोचता था कि ये प्लेसेस जो हैं क्या हैं, वर कंसिडर माने जाते थे रियल प्लेसेस, एक वास्तविक स्थान माने जाते थे। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि व्हाट डज ही थिंक ऑफ देम नाउ, व्हाट डज ही थिंक of them now,
व्हाट डज ही थिंक ऑफ देम नाउ। इसका क्या होगा? अब वो अब क्या सोचता है? द पोइट थिंक्स नाउ दैट द, अब अपन को दैम किसके लिए है? हेवन के लिए और हेल के लिए। दैट हेवन एंड हेल, हेवन एंड हेल आर प्लेसेस, क्या है? दे आर इमेजिनरी प्लेसेस एज दे फाइंड नो मेंशन इन ज्योग्राफी बुक, बिकॉज द हेवन एंड हेल आर या वर mysterious and imaginary places that could be या फिर which could be, which could not be found in ज्योग्राफिया बुक। ठीक है, यानी जो कवि है ये सोचता है अब कि हेल और हेवन, ये हेवन और हेल क्या थे? मिस्टीरियस और इमेजिनरी प्लेसेस थे जो कि ढूंढे ही नहीं जा सके इन ज्योग्राफी बुक्स में। तीसरा प्रश्न के बाद आता है आपके फोर्थ प्रश्न, यानी फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देखो। व्हाट इज इन फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आइडिया डज द पोइट वांट टू कन्वे? व्हाट आइडिया does the poet want to convey? किस प्रकार का मैसेज देना चाहता है? व्हाट डज, किस प्रकार का विचार हमको प्रेषित करना चाहता है, देना चाहता है? ये देना चाहता है कि जो तर्क सम्मता होती है, रैशनलिज्म होती है, आर्ग्यूमेंटेशन होता है, हमें ईश्वर और धार्मिक विश्वास से दूर कर देती है। इसमें यह है बताया गया है कि द पोइट wants to convey a message of रियलिज्म, एक वास्तविकतावाद का, ए मैसेज ऑफ रियलिज्म, रैशनलिज्म, तार्किकवाद का, एंड आर्ग्यूमेंटेशन ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट करते हैं बच्चे जब बड़े हो जाते हैं इन चीज़ों के बारे में। वेयर इज गॉड, वेयर इज, बच्चों को तो, छोटे बच्चे होते हैं बचपन वाले, उनको तो कुछ भी समझा दो बेचारे समझ जाएंगे। जब ये मेंटली डेवलप हो जाते हैं फिर इनको जवाब देना भारी पड़ जाता है। तो आप इसमें यही बताया गया है कि
ये मैसेज देना चाहता है कि द कन्वे ए मैसेज ऑफ रियलिज्म, रैशनलिज्म एंड आर्ग्यूमेंटेशन, कि देना चाहता है, इनका मैसेज देना चाहता है, इनका मैसेज देना चाहता है। दीज थिंग्स क्लियर्स, दीज थिंग्स क्लियर आवर माइंड, क्लियर आवर माइंड, ये हमारे दिमाग को स्वच्छ बनाती है। ठीक है।